हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलवी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे सीपीसी में सेक्शन 2 में क्या बताया गया है? डेफिनेशन क्लॉज एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इन दिस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड विच आर यूज्ड इन सीपीसी इज गिवन। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड जो सीपीसी में यूज हुए हैं उनका मीनिंग बताया गया है। सेक्शन 2 का सब क्लोज 1 कोड बताता है जिसमें इंक्लूडेड कोड्स होते हैं। सेक्शन 2 का सब क्लोज 2 डिग्री बताता है। The adjudication from the side of the court will be a formal expressions that determines the right of the parties and will have a conclusive nature. This will be called a डिक्री। कोर्ट की तरफ से जो एडजुडिकेशन होगा वह एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में रहेगा, पार्टीज के लिए डिटरमाइंस द राइट रहेगा और एक कंक्लूसिव नेचर रहेगा, उसे डिक्री कहते हैं। इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लांट इज डिक्री। मतलब यह माना जाएगा कि वादपत्र की अस्वीकृति डिक्री है। बट इट शैल नॉट इंक्लूड, लेकिन कौन से वर्ड इंक्लूड नहीं होते हैं? एनी जुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कोई भी न्यायालय जिसमें एक अपील एक आदेश से अपील के रूप में निहित हुई है। एनी ऑर्डर और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, अर्थात कोई पार्टी कोई वह प्रेजेंट ही नहीं हुई है तो वह डिसमिस हो जाएगा, तो वह डिक्री में ऐड नहीं होगा। नाउ अब आएगा हमारा डिक्री होल्डर। एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन अडोर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। मतलब जिस पर्सन के फेवर में डिक्री आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे डिक्री होल्डर कहा जाता है। Now, district means the local limit of the judication of a principal civil court of original judication, hereinafter called a district court, and includes the local limit of the ordinary original civil judication of a high court। मतलब कि जो हमारे सबसे निचली अदालत लोकल लिमिट्स होती है वो सिविल कोर्ट की, वो इसमें आती है। नाउ अब हमारा आएगा फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या होता है? मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंडिया के आउटसाइड होते हैं और ये इंडिया में इस्टेब्लिश्ड नहीं होते हैं और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड होते हैं। नाउ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट का मतलब क्या है? मीन्स द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। मतलब कि फॉरेन कोर्ट का कोई भी आदेश जजमेंट देना हो जो होता है वो होता है, और इसको हम सेक्शन 14 और सेक्शन 14 के सब क्लोज ए में दिखाया गया है। Now government pleader, it includes such officers who are determined by the state government who work accordingly to the orders of the government। इसमें ऐसे ऑफिसर्स इंक्लूड होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि सरकार के आदेश के अनुरूप कार्य करते हैं, जैसे असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट। नाउ 8th आता है जज। अब हम सीपीसी पढ़ रहे हैं तो हम सिविल कोर्ट की ही बात करेंगे। द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट, मतलब कि सिविल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो जज कहलाते हैं। नाउ जजमेंट, द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और आदेश, एक डिक्री या आदेश के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिया गया बयान जजमेंट कहलाएगा। जजमेंट डेटर मतलब क्या होता है? निर्णीत ऋणी। एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made, कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। लीगल representative, it is a person who represent the property of a deceased person who legally represent the state of the decree, a person who interferes in the state of the deceased and where a party is sued as a representative, it includes the person to whom the estate is developed on the death of the party so sued or on whom the suit is sued। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक मृतक व्यक्ति की संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है। यहाँ एक पक्ष मुकदमा करता है या दूसरा पक्ष दूसरा प्रतिनिधि व्यक्ति द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, जिस पर यह देखा जाता है कि संपत्ति मृत्यु पर हस्तांतरित होती है या मुकदमा करना है। मतलब कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो उस मरा हुए व्यक्ति की संपत्ति को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, तो अगर उसके खिलाफ कोई वाद आता है तो वो प्रतिनिधित्व ही उसको करेगा।
अब आता है मैसने प्रॉफिट, इसे मीन प्रॉफिट भी कहा जाता है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःकालीन लाभ। द प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट विच अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली एक्यूरेस or which he could have received from him with ordinary diligence, but it will not cover dues to additions made by the person in wrongful possession। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। ए ने बी की दुकान हड़प ली, मीन्स रॉन्गफुल पोजेशन कर लिया है। जब कोर्ट का डिसीजन आया तो पता चला कि प्रॉपर्टी ए की थी, बी उसे लेकर ए को, बी से वो लेकर ए को दे दी जाती है। कोर्ट का डिसीजन जब आया है तो उसको आने में भाई 2-3 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी समय लगा है, तो ए को जो लॉस हुआ है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वह ए को नहीं हुआ है तो वह उसमें आएगा। वह ए बी से मांग कर सकता है या बी ने जो अर्निंग करी है उस दुकान से वह भी मांग सकता है, वह ए से कि मुझे इसकी अर्निंग जो तुमने इसमें कमाया है, तुमको प्रॉफिट हुआ है, वो मुझे दिया जाए। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने हैं कि बी ने यदि दुकान में मरम्मत में खर्च किए हैं तो वह मैसने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा, अर्थात बी ए से उसकी मांग नहीं कर सकता है जो उसने मरम्मत में खर्चा किया है। Now movable property. Movable property is also given in IPC section 22। IPC के section 22 में भी movable property को दी गई हुई है और इसमें जैसे उगती हुई घासें वगैरह जो आती हैं वो ही movable property होती है। Now order, the formal एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री। सिविल कोर्ट के किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो कि डिग्री नहीं है। 15 आता है हमारा प्लीडर। एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट एंड अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। मतलब कि एनी पर्सन जो एंटाइल्ड है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए या प्लीड करने के लिए। इसमें कौन कौन आते हैं, अदालत में पेश होने के लिए और दूसरे के लिए याचना करने का कोई भी हकदार व्यक्ति होता है। इसमें कौन कौन आते हैं, एडवोकेट और अटॉर्नी, एडवोकेट्स आएंगे, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स आएंगे। और इसको प्लीडर को कैसे नियुक्त किया जाता है, ये ऑर्डर नंबर 3 रूल नंबर 4 में गिवन है। नाउ प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड द रूल्स, जहाँ पर नियम निर्धारित किए जाते हैं। पब्लिक ऑफिसर, अब हम देखेंगे पब्लिक ऑफिसर कौन कौन हो सकता है, यानी लोक अधिकारी कौन कौन हो सकता है। एवरी जज, सभी न्यायाधीश। एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य। द एवरी कमीशन और गैजल्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, हैवी और नेवी और एयरफोर्स ऑफ द यूनियन वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट। तीनों सेनाओं का हर आयुक्त ऑफिसर। और इसके अलावा न्यायालय का हर अधिकारी जिसका कर्तव्य यह है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण करे या दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे। हर व्यक्ति जो ऐसे पद पर है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को परिरोध कर सकता है। सरकार का ऐसा हर अधिकारी जिसका कर्तव्य अपराधों का निवारण करना हो। ऐसा अधिकारी जो सरकार की सेवा में हो और सरकार से वेतन प्राप्त करता हो, या ऐसा अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, उसका उपयोग करे और सरकार की ओर से संविदा या सर्वे करे। वो सब कौन होते हैं, पब्लिक ऑफिसर। बट पब्लिक ऑफिसर में कौन नहीं आएगा, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, लिक्विडेटर, चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल पब्लिक ऑफिसर्स इसमें नहीं आते हैं। नाउ 18 हमारा आता है रूल्स। means rules and forms contained in the first schedule or made under section 122 or 125। now 19 आता है शेयर इन अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम टू इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर ऑन बॉन्ड्स। इसमें डिबेंचर, शेयर्स एंड बॉन्ड्स आते हैं। नाउ 20 एंड लास्ट हमारा आता है साइंड, यानी कि हस्ताक्षरित। मतलब सेव इन द केस ऑफ अ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प्ड। निर्णय या डिक्री के सिवाय हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित भी आता है। ये हमारा था सीपीसी का सेक्शन 2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।